मारे उसके कदम अपने आप 2 इंच पीछे खिसक गए। कमरे में फैली खामोशी में सामने वाले की नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। तभी फोन के उस पार से एम्प्लॉय की थरथराती आवाज आई, जिससे दक्ष बात कर रहा था। सर सॉरी, वो मैं कल सुबह पहली फुर्सत में आपको वो फाइल भेज दूंगा। दक्ष ने अपनी पलकें उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुरूर था। उसने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझसे उलट सवाल करे। मैं जैसा चाहता हूँ चीजें वैसी ही होंगी, वरना मेरा गुस्सा तो तुम अच्छे से जानते ही हो। बिना किसी जवाब का इंतजार किए उसने कॉल काट दिया। फोन टेबल पर रखते ही उसकी नजर सामने डरी सहमी खड़ी पूर्वी पर पड़ी। उसने पूर्वी से पूछा, वो मैं कॉल पर था? हाँ, तुम बताओ क्या बात करनी है। दक्ष के चेहरे पर भले ही सख्ती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह मुस्कुरा रहा था। उसने जानबूझकर ये सब पूर्वी के सामने किया था ताकि वह थोड़ा दबाव महसूस करे। पूर्वी का दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, ओह गॉड, अब क्या करूं, कैसे बात करूं इनसे? पहले ही इतना डरा दिया है इन्होंने। अगर मेरी बात सुनकर इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं, अभी बात करना ठीक नहीं है। दक्ष ने उसकी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ बोलना भी है या बस खड़ी रहोगी? पूर्वी ने घबराहट में तुरंत अपनी बात बदल दी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, वो मुझे कॉफी पीनी थी, क्या आप भी लेंगे? बस यही पूछने आई थी। दक्ष के होठों पर एक बेहद बारीक मुस्कान उभरी, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। अपने लैपटॉप पर नजरें टिकाते हुए उसने लापरवाही से कहा, हाँ ठीक है, ले आओ। पूर्वी ने चैन की सांस ली, जैसे उसकी जान में जान आई हो। उसने तुरंत इंटरकॉम से 2 कॉफी का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में कॉफी आ गई। पूर्वी ने एक मग उसे दिया और खुद अपनी कॉफी लेकर बेड के कोने पर बैठ गई। कमरे में अब सिर्फ कॉफी की भीनी भीनी खुशबू और लैपटॉप के कीबोर्ड की आवाज थी। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए पूर्वी का ध्यान अचानक सामने बैठे उस शख्स पर गया। वह काम में पूरी तरह डूबा हुआ था और बीच बीच में बिना नजरें हटाए कॉफी का सिप ले रहा था। पूर्वी की नजरें उस पर टिक गईं। उसने शायद पहली बार उसे इतने गौर से, इतनी नजदीकी से देखा था। गोल चेहरा, गहरी राजसी आंखें, तराशे हुए पतले होंठ और तीखी नाक। चेहरे पर हल्की सी बड़ी हुई शेव उसके लुक को और गंभीर बना रही थी। ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट में उसकी मस्कुलर बॉडी और चौड़ा सीना साफ झलक रहा था। वो वाकई बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। एक ऐसा आकर्षण जिसे नजरें हटाना मुश्किल था। दक्ष को अपनी तरफ उठती इस गहरी निगाह का एहसास तुरंत हो गया। उसने अपनी नजरें लैपटॉप से हटाए बिना ही बेहद धीमी और भारी आवाज में कहा, तुम्हारे इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे। उसकी ये बात सुनते ही पूर्वी को मानो एक झटका लगा। वो सकपका गई। आखिर ये खुद को समझते क्या है? मेरे इरादे नेक नहीं है, और ये जो बिना मेरी मर्जी के मेरे ही कमरे में आकर हक से बैठे हैं, उनका क्या? अपनी चोरी पकड़े जाने की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उसने तुरंत तेवर बदले। उसने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा, आप इतने भी कोई अट्रैक्टिव नहीं है समझे, और वैसे भी मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं तो बस यूं ही देख रही थी। क्या कहा तुमने? मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ सच में? दक्ष ने अपना लैपटॉप बंद किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। वो अपनी चेयर से उठा और धीरे धीरे पूर्वी की तरफ बढ़ने लगा। अब घबराने की बारी पूर्वी की थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। पूर्वी की सांसें गले में अटक गईं। उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की आखिरी कोशिश की और बेड पर वैसे ही बैठी रही, पर उसके हाथ कांपने लगे थे। वो शख्स पूर्वी के ठीक सामने आकर रुका। वो थोड़ा नीचे झुका। उसकी गहरी आंखें सीधे पूर्वी की आंखों में झांक रही थी। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, एक बार फिर कहना, क्या कहा तुमने? मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? वो मैं मेरा वो मतलब नहीं था। उनके बीच का फासला इतना कम हो चुका था कि पूर्वी को उसकी सांसों की गर्माहट अपनी त्वचा पर महसूस हो रही थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे डर था कहीं वो सुन न ले। दक्ष ने 1 इंच और करीब आते हुए शरारत और हक के मिले जुले अंदाज में कहा, तो फिर इसका मतलब मैं अट्रैक्टिव हूँ? पूर्वी ने डर और घबराहट के मारे बिना सोचे समझे जल्दी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इससे पहले कि अपनी जीत पर मुस्कुराता या और आगे बढ़ता, पूर्वी के कांपते हाथों से कॉफी का मग छूट गया। गरम कॉफी सीधे दक्ष की ब्लैक टी शर्ट पर जा गिरी। आह! दक्ष थोड़ा पीछे हटा और झटके से अपनी टी शर्ट देखने लगा। पूर्वी के हाथ पैर फूल गए। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, ये सब गलती से हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो बुरी तरह घबरा गई कि अब उसका गुस्सा फटने वाला है। वो हड़बड़ाहट में टेबल से टिश्यू पेपर उठाने लगी और कांपते हाथों से उसकी टी शर्ट साफ करने लगी। डर, झिझक और खुद पर गुस्से की वजह से पूर्वी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने ही वाली थी। जैसे ही उसकी भीगी हुई आंखें ऊपर उठी, दक्ष ने पूर्वी के दोनों कांपते हुए हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। उसकी पकड़ में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और फिक्र थी। उसने पूर्वी की आंखों में छाए खौफ को देखा, फिर बेहद नर्म और तसल्ली भरी आवाज में कहा, हे रिलैक्स, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। पूर्वी बस उसे देखती रह गई। उसके हाथों की गर्मी सीधे उसके दिल तक पहुंच रही थी। पूर्वी ने घबराते हुए कहा, मैं इसे साफ कर देती हूँ, आप प्लीज इसे उतारकर मुझे दे दीजिए। उस शख्स ने बिना एक पल गवाए अपनी टी शर्ट उतार दी। पूर्वी भागकर वॉशरूम गई और वहां से एक तौलिया हल्का गीला करके ले आई। उसके सीने पर जहां गर्म कॉफी गिरी थी, वहां की त्वचा हल्की लाल हो चुकी थी। पूर्वी बेहद सावधानी और फिक्र के साथ उसके सीने को साफ करने लगी। उसकी उंगलियां थकावट और डर से कांप रही थी। वो शख्स अपनी गहरी निगाहों से पूर्वी के चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। पूर्वी की आंखों में अब भी वही पुराना खौफ और घबराहट थी। उससे पूर्वी की ये हालत देखी नहीं गई। उसने अचानक आगे बढ़कर पूर्वी को अपनी बाहों में समेट लिया, उसका सिर अपने सीने से सटा लिया और धीरे से उसके बाल सहलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम पैनिक होना बंद करो। जैसे ही पूर्वी का गाल उसके सीने से छुआ, उसे होश आया। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। उसे एहसास हुआ कि इस वक्त उस शख्स ने ऊपर कुछ नहीं पहना है और वो उसकी बाहों में कैद है। पूर्वी झटके से उससे दूर हुई और बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम की तरफ भाग गई। इस वक्त पूरे कमरे में शायद वही एक जगह थी जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती थी। वॉशरूम का दरवाजा बंद कर पूर्वी ने शीशे में खुद को देखा। उसका दिल सीने को चीर कर बाहर आने को बेताब था। ये क्या हो गया था मुझे? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं उसके साथ इतनी सहज, इतनी कंफर्टेबल कैसे हो सकती हूँ? और वो मुझे ऐसे संभाल रहा था जैसे ये सब हमारे बीच पहले भी कई बार हो चुका हो। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? पूर्वी के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। वो बस अपने ही ख्यालों के भंवर में डूबती जा रही थी कि तभी कमरे में बजते उसके फोन की रिंगटोन ने सन्नाटा तोड़ दिया। उसे हैरानी हुई कि इतनी रात को भला कौन फोन कर सकता है। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसने देखा कि वो शख्स अलमारी से अपने लिए दूसरी शर्ट निकाल रहा था। पूर्वी टेबल पर रखे फोन के पास पहुंची। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर चमक रहा था। उसने कॉल रिसीव की और धीमे से कहा, हेलो। फोन के उस पार से अंकुल की आवाज गूंजी, हेलो बेबी, कैसी हो तुम? मेरी याद तो नहीं आ रही ना? अंकुल की आवाज सुनते ही पूर्वी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नफरत से कहा,
तुम? हाँ बेबी मैं। वैसे वो मिस्टर रायजादा कैसे हैं? तुम उन्हें नाराज तो नहीं कर रही ना? अंकुल की लड़खड़ाती आवाज से साफ था कि वो नशे में धुत है। पूर्वी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो अंकुल। दक्ष ने जैसे ही अंकुल का नाम सुना, उसकी नजरें पूर्वी पर टिक गई और वो कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आ गया। पूर्वी ने दक्ष की तरफ देखा और बिना डरे फोन को लाउड स्पीकर पर डालकर उसके सामने कर दिया। बेबी सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगी। ध्यान रखना, मिस्टर रायजादा को किसी भी कीमत पर निराशा नहीं होनी चाहिए, वरना तुम मुझे अच्छे से जानती हो ना। अंकुल ने अपनी पूरी बेशर्मी फोन पर उड़ेल दी। दक्ष की आंखों में अंकुल की बातें सुनकर खौफनाक गुस्सा उतर आया। वो आगे बढ़कर कुछ कहता या करता, उससे पहले ही पूर्वी ने पूरे गुस्से से फोन को जमीन पर पटक दिया। फोन के पुर्जे बिखर गए। पूर्वी की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने नफरत और गहरी तकलीफ से अपने सामने खड़े मिस्टर रायजादा को देखा। पूर्वी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसकी आवाज में गजब का आक्रोश था। तो आप इसलिए यहाँ आए थे? आपके लिए मैं कोई खिलौना बेशक हो सकती हूँ मिस्टर रायजादा, पर मैं कोई बिकाऊ औरत नहीं हूँ। उस दिन मैं होश में नहीं थी, वरना मैं कभी आपके करीब आने की गलती नहीं करती। दक्ष के चेहरे पर शिकन उभरी। वो आगे बढ़ा। देखो पूर्वी, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात सुनो। जैसे ही उसने पूर्वी को संभालने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहा, पूर्वी ने पूरी ताकत से उसे पीछे ढकेल दिया। कोशिश भी मत करिएगा, पूर्वी ने पीछे हटते हुए चीख कर कहा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे आप? दूर हो जाइए मुझसे, वरना मैं खुद को या आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पूर्वी की आंखें इस वक्त आग उगल रही थीं। उसे खुद पर और अपनी किस्मत पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। उसने इस शख्स पर, मिस्टर रायजादा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की भूल कर दी थी। वो भूल गई थी कि अमीर और ताकतवर लोग दिल नहीं, सौदेबाजी जानते हैं। उसका दिल कह रहा था कि ये इंसान अंकुल जैसा नहीं है, लेकिन आज उसकी किस्मत ने उसे फिर धोखा दे दिया था। अब वो शायद जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। दक्ष ने शांत रहकर समझाने की कोशिश की। देखो पूर्वी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। पूर्वी ने अपने बहते आंसुओं को बेरहमी से पूछा और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मेरे कुछ सवाल हैं, क्या आप उनका सच जवाब देंगे? पूछो। क्या आपने अंकुल से मेरी बोली लगाई थी? पूर्वी का ये सवाल कमरे में किसी बम की तरह फटा। दक्ष ने समझाने की कोशिश की। देखो, मेरी पूरी बात, मैंने सवाल किया है। पूर्वी ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा, मुझे जवाब सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। कमरे में कुछ पल के लिए मौत सा सन्नाटा छा गया। दक्ष ने पूर्वी की आंखों में देखा और भारी आवाज में कहा, हाँ पर। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, पूर्वी ने नफरत से अपना हाथ उठाया और उसे आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया। क्या आपने मेरे साथ एक रात बिताने के लिए अंकुल को पैसे दिए हैं? पूर्वी ने यह सवाल अपने भीतर की पूरी हिम्मत बटोर कर पूछा था। वो बस उस कड़वी सच्चाई का सामना करना चाहती थी कि जिस अंकुल को उसने टूट कर चाहा, वो आखिर और कितना नीचे गिर सकता है। रही बात सामने खड़े मिस्टर रायजादा की, तो भरोसा उसे इस इंसान पर भी नहीं था। अमीर लोगों के लिए भावनाएं तो बस एक खेल होती हैं, यही उसने अब तक सीखा था। दक्ष ने कुछ पल खामोश रहकर पूर्वी की पथराई आंखों में देखा। सवाल का जवाब तो देना ही था, इसलिए उसने धीरे से बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। पूर्वी के होठों पर एक कड़वी बेबस मुस्कान उभर आई। क्या बात है, एक ने मेरे प्यार का तमाशा बना दिया और दूसरे ने मेरी इज्जत का सौदा कर लिया, तो फिर आपने अब तक मेरे साथ वो सब क्यों नहीं किया जिसके लिए आपने अंकुल को मोटी रकम देकर मुझे खरीदा है? उसे इस तरह खुद से नफरत करते देख दक्ष के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने एक झटके में आगे बढ़कर पूर्वी की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा, इनफ इज इनफ पूर्वी, तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम बोले जा रही हो। क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ, इतना घटिया समझती हो? पूर्वी थके हुए अंदाज में हंसने लगी। उसकी इस बेजान हंसी में गहरा दर्द था। उसने दक्ष की आंखों में देखते हुए कहा, आप मजाक काफी अच्छा कर लेते हैं मिस्टर रायजादा, पर याद रखिएगा मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, ना आपकी और ना ही उस अंकुल की कठपुतली हूँ जिसका जब मन चाहेगा वो अपने हिसाब से मेरा इस्तेमाल करेगा। तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो। दक्ष ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उसके और करीब आने लगा, पूर्वी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर ढकेल दिया। उसने अपनी कांपती उंगली दक्ष की तरफ उठाई और चीख पड़ी, अगर आपको सिर्फ अपने बिस्तर के लिए लड़की ही चाहिए तो बाहर ऐसी बहुत सी मिल जाएंगी जो आपका पैसा और रुतबा देकर आपके साथ सोने को तैयार हो जाएंगी। पर याद रखिएगा, पूर्वी श्रीवास्तव कभी पैसों के लिए अपने शरीर का सौदा नहीं करेगी। और कह दीजिएगा अपने उस पालतू चेले अंकुल मल्होत्रा से, उसने सिर्फ मेरा प्यार देखा है। अब अगर मैंने स्पेशली जिंदगी को जीते जी नर्क न बना दिया तो मेरा नाम भी पूर्वी श्रीवास्तव नहीं, और छोड़ने वाली तो मैं आपको भी नहीं हूँ। पूर्वी ने अपने भीतर सुलग रही सारी भड़ास, सारा दर्द दक्ष पर निकाल दिया। इसके बाद उसने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। उसने तुरंत वॉशरूम जाकर अपने कपड़े बदले, अपना पर्स और फोन उठाया और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गई। पूर्वी के जाने के बाद कमरा बिल्कुल खाली और शांत हो गया। दक्ष थके हुए कदमों से सोफे की तरफ बढ़ा और बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी ही रिंग में कॉल रिसीव हो गया। हेलो निर्वेद। दक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कमरे में जो कुछ भी हुआ था सब सच सच निर्वेद को बता दिया। निर्वेद ने फोन के उस पार से सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी, फिर एक लंबी और भारी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो दक्ष, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, लेकिन अगर उसकी जगह रहकर सोचो तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसकी कोई गलती नहीं है भाई, उसका ये गुस्सा होना पूरी तरह जायज है। निर्वेद की बात सुनकर दक्ष सने झुंझलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम तो मुझे जानते हो ना निर्वेद, क्या मैं वैसा इंसान हूँ जो किसी भी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाए या ऐसा घटिया काम करे? मैं जानता हूँ दक्ष कि तुम सही हो, पर वो भी गलत नहीं है। उसके लिए तो तुम एक अजनबी हो ना। तुमने भले ही उसे उस आदमी के हाथों बिकने से बचाया हो, पर सौदा तो तुमने भी किया है ना। वैसे क्या तुम पूरी तरह श्योर हो कि ये वही लड़की है जिसे तुम सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहे हो? निर्वेद ने अपने मन का सबसे बड़ा शक दक्ष के सामने रख दिया। दक्ष की आवाज में एक अजीब सा दृढ़ विश्वास था। निर्वेद, मेरी आंखें और मेरा दिल कभी धोखा नहीं खा सकते, ये वही है, मेरी पूर्वी। निर्वेद ने सोचते हुए पूछा, अगर ये सच है दक्ष, तो फिर उसे तुम्हारे बारे में, अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है? दक्ष की नजरें शून्य में टिक गईं। यही बात तो मुझे भी अंदर ही अंदर खाई जा रही है। क्या वो मुझे इतनी आसानी से भूल गई, या फिर बात कुछ और है जो हमसे छुपी हुई है? दक्ष की बातें सुनकर निर्वेद ने उसे उसकी कड़वी सच्चाई याद दिलाई। जो भी हो,